गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जो पिछले क्लास के प्रश्न थे जिस पर हम लोग एक विश्लेषण प्रक्रिया से गुजर रहे थे, आज उस पर पुनः उसके अगली कड़ी के रूप में मैं उपस्थित हूँ। और मैं हूँ ज्ञान प्रकाश, आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी विंग में बीपीएससी की तैयारी करवाने के लिए मैं छात्रों को एक समग्र विश्लेषण की अवधारणा में दे रहा हूँ और आप इससे लाभान्वित हों और इस प्रक्रिया को और भी मजबूत और सुन्नत कराएं। बहुत सारे छात्र इस सेशन को उतने उत्सुकता से नहीं लेते हैं, लेकिन यही वह सेशन है जिसमें आपको प्रश्न पढ़ने और बनाने की प्रक्रिया को परिवर्तन ला देगा आपके दिमाग में। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के विश्लेषण के ऊपर मैंने पिछले क्लास में जो देखा था, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल से ने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आधार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो उसका आंसर था क्या, 1853 इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि भारतीय जजों को गोरे लोगों की, अंग्रेजों की सुनवाई करने से रोकने के लिए था। तो इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट आपको लॉर्ड विलियम रिपन के समय, गवर्नर जनरल सज्जन रिपन के समय आया था, लॉर्ड इल्बर्ट बिल विवाद। तो उसको हम लोग देख चुके किस गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। रिपन का जो कार्यकाल मैंने बताया था 80 से 84 था और उसमें पहले भारत में पहली जनगणना 1881 में, पहली सेंसस भारत का 1881 में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी 1881 में आया था। इन्हें लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन गवर्नर जनरल जो बहुत बड़ा इन्होंने काम किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा था और इन्होंने एक ड्यूटी ऑफ द एज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ड्यूटीज ऑफ द एज भी पुस्तक लिखा था। और ये गवर्नर जनरल इस मुद्दे पर, इनको इल्बर्ट बिल पर विवाद होने के कारण ही भारतीयों के एक तरह से पक्षी रख रहे थे और इस विवाद के कारण ही इन्हें अपने पद से 1884 में त्याग पत्र देना पड़ा था। और इन्हीं के त्याग करने, लॉर्ड रिपन के त्याग करने के बाद लिटन 76 से 80 थे और रिपन 80 से 84 थे। लिटन रिपन याद रखिएगा, लिटन रिपन एक साथ, लिटन जो थे 76 से 80 थे, रिपन 80 से 84 थे और लॉर्ड डफरेन 1884 से 1888 थे। तो इस तरह से रिपन के ठीक बाद डफरिन आए थे और उन्हीं समय आपको कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। यानी कि अगर पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी के गठन के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। और उसके पहले कौन थे, तो रिपन थे। उसके पहले कौन थे, तो लिटन थे। इस तरह से गवर्नर जनरल का बहुत सीरीज है। वारेन हेस्टिंग्स है, कर्नवालिस है, सर जॉन शोर है, बार्लो है, ठीक है ना, और फिर मिंटो है, एडम है, एडहर्स्ट है, फिर बेंटिंग है। इस तरह से बहुत सारे गवर्नर एल्गिन है, तो बहुत सारे गवर्नर जनरल हैं। तो इस रूप में हम लोग देख रहे थे। ईस्ट इंडिया भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, तो इसके हम लोग देख चुके थे, लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से लेकर जिनका कार्यकाल 1861 तक था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, भंग कब कर दिया गया, तो 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः से खत्म कर दिया गया। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, लियोनस कर्टिस। अब यहाँ पर मैं यहाँ से प्रश्न उठाना था मुझे, द्वैध शासन जब भी आपको पूछेगा तो 4 बार द्वैध शासन की अवधारणा है। पहला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत इलाहाबाद की संधि से हुई। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत इलाहाबाद की संधि से हुई और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। 2 संधियां हुई थी, एक मुगल सम्राट के साथ हुई थी और एक अवध के नवाब के साथ हुई थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज हेल्ड बाई 1764, बक्सर के युद्ध में भारत की 3 प्रमुख शक्तियां शामिल हुई थी। एक तरफ बक्सर के युद्ध में अंग्रेज थे और दूसरी तरफ बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। इन तीनों के ज्वाइंट आर्मी को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो की सेना ने 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था। और इसी तरह से अंग्रेज पहली बार मुगल सम्राट को भी किसी युद्ध में पराजित किए और इस तरह से उन्होंने अपनी शासन सत्ता को मजबूत करने के लिए मुगल सम्राट से 12 अगस्त 1765, एक बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की 2, सोचिए कितना माइक्रो लेवल पे ले गया। पूछा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, और जनरली लोग पढ़ते हैं कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। वहां पूछ दिया प्रथम संधि,
अगस्त 1765 लोग जानते थे, अब वहां हो गया 12 अगस्त की, 16 अगस्त की, 20 अगस्त, यहां तक लेके गया था। और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम के साथ हुई थी, जबकि उसके बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी इलाहाबाद की संधि। और इस तरह से बाद में बंगाल में डायरेक्ट अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ, लेकिन विषयों को बांटा गया। कहा गया कुछ विषयों के मालिक बंगाल के नवाब होंगे और कुछ विषयों के मालिक अंग्रेज गवर्नर होंगे। एक ही राज्य में दो संस्थाओं के द्वारा शासन किया जाना, इसी को कहा गया द्वैध शासन, जो 1765 से 1772 तक चला। तो पहली बार अगर क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई बात नहीं है। पहली बार बंगाल में डायरकी की स्थापना कब हुई? तो 1765। किस संधि के द्वारा हुआ? इलाहाबाद संधि के द्वारा। और इसको 1772 में 73 रिलेटिव एक्ट आया और इसको समाप्त कर दिया गया, 1772 तक चला। दूसरी बार द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? अब प्रश्न क्या आएगा बंगाल में? अब प्रश्न आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, याद रखिएगा, पहली बार बंगाल आएगा तो मारिएगा 1765। अगर वर्ड है बंगाल तो 1765 से 1772। अगर शब्द है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना कब हुई, जिसके जन्मदाता लियोनस कर्टियस थे। 1765 इसके जन्म लिया ने। अब ईस्ट, क्या मैं पूछ रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो वह था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पहला अंग्रेजों का एक्ट कौन है? 1773 का रेगुलेटरी। संवैधानिक विकास यहीं से शुरू होता है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो शुरू होता है, डेवलपमेंट इवोल्यूशन, वो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का शासन गवर्नर जनरल के एक बोर्ड के द्वारा, जिसको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। देखिए, अब द्वैध शासन को समझ लीजिए बढ़िया से, द्वैध शासन को बढ़िया समझिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत गवर्नर जनरल अब जो कार्य करेंगे, गवर्नर, बंगाल के जो गवर्नर जनरल, वो स्वयं रहेंगे और एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी रहेगी, ठीक। और गवर्नर जनरल, इसको बोला गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। अब यह था कि इनको जब भी कोई फैसला लेना था तो बहुमत के साथ लेना था, मेजोरिटी से लेना था। तो गवर्नर जनरल को हमेशा 3 लोगों को मिलाना पड़ता था, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती थी। इसलिए अगला जब कानून आया 1784, तो उसमें क्या किया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 4 से घटा के इसको 3 कर दिया। अब 2 को मिलाना आसान हो गया। और एक और 1784 में एक और संस्था की स्थापना हुई गवर्नर जनरल के साथ, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रक मंडल। और इसकी नियुक्ति भी सीधे इंग्लैंड से होती थी और बहुत सारे कार्यों का अधिकार इनको दिया गया। तो कुछ कार्यों का अधिकार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी को दिया गया और कुछ कार्यों का अधिकार नियंत्रक मंडल को दिया गया। तो एक ही देश में 2 संस्थाओं का शासन क्या कहलाएगा? द्वैध शासन। शासन कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली बार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो 1784। हमने बंगाल नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, बंगाल नहीं बोला हमने, यहां वर्ड यूज किया ईस्ट इंडिया। अगर बंगाल बोलते तो 1765 से 72 हो जाता, और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं तो 1784 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस तरह से द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसको समाप्त कब किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो द्वैध शासन की स्थापना हुई
इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई? कोई बता सकते हैं कब हुई? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अगर कोई भी बता सकते तो बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई? तो वह 1857 की क्रांति के बाद। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया 1858 के एक्ट के द्वारा। ऐसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1858 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो बचा कौन? गवर्नर जनरल कार्यकारिणी। तो इस तरह से इस द्वैध शासन को 1858 के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करके भारत में जिस द्वैध शासन की स्थापना की गई थी उसको 1858 के एक्ट के द्वारा इस डायरेक्टरी को समाप्त किया गया। ठीक, उसके बाद फिर 1919, जब अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, अब याद रखिएगा, अब जब क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट क्लियर, अब अगर कोई भी 1858 के बाद प्रश्न आएगा तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ड अब्सेंट होगा। यह वर्ड अब्सेंट होगा, यह वर्ड कहीं भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। और जिस प्रश्न में 1858 के बाद के प्रश्न में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया तो उस पहले ही गलत हो जाएगा कंसेप्ट से कि 1858 के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं। तो किस, अब क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस एक्ट के द्वारा भारत के प्रांतों में, वर्ड क्या आएगा? प्रांत में। पहला वर्ड था बंगाल में, दूसरा वर्ड था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और तीसरा वर्ड है प्रांतों में। तो स्टेट में, राज्यों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो वह था 1919। जब हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जब रिजर्व सब्जेक्ट, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर सब्जेक्ट, जब शासन करने के जो विषय हैं उनको दो भागों में बांटा गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट हर राज्य का गवर्नर अपने कंट्रोल में रखता था, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो भारत के द्वारा जो इलेक्शन होता था उसको जो मंत्री बनते थे, मिनिस्टर, उनके अधीन हो जाता था, जिनको कोई बहुत बड़ा वर्क ही नहीं दिया जाता था। जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसको रिजर्व सब्जेक्ट में रखकर, और रिजर्व सब्जेक्ट का मालिक होता था गवर्नर, आरक्षित विषय का मालिक होता था गवर्नर, नॉट गवर्नर जनरल। इससे राज्य में गवर्नर होते थे, तो गवर्नर और मंत्री मिल के शासन करते थे। इसलिए प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के एक्ट के द्वारा हुई। फिर इसको समाप्त कर दिया गया 1935 में, और 1935 में प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो भी आंसर आएगा 1935 के एक्ट के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, तो 1919 के एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, तो 1784 के पिट्स एक्ट के द्वारा। ये प्रश्न आपको रहेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संघीय न्यायालय, हाँ, फेडरल कोर्ट। भारत में चूंकि अब राज्य और केंद्र मिलकर बहुत बड़ी यूनिट हो चुकी थी, तो 1935 का जो भारत का एक्ट आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, यह एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इतना इंपॉर्टेंट था कि आज भी आप पढ़ते हैं कि भारत का 70% कॉन्स्टिट्यूशन किस एक्ट से प्रभावित है, किससे प्रभावित है, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। आज के संविधान की लिखी हुई 70% बातें 1935 के एक्ट से लिखी गई। और उस एक्ट में भारत को केंद्र और राज्यों को मिलकर जो व्यवस्था का निर्माण करना था, जो कि सफल नहीं हो पाया था केंद्र में, वह था संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर। और उस फेडरल स्ट्रक्चर में 3 लोग थे, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा प्रिंसली स्टेट, देशी रियासत। तो देशी रियासतों ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए 1935 का सेंट्रल लेवल का प्रोविजन वो लागू नहीं हो पाया, फेडरल स्ट्रक्चर लागू नहीं हो पाया।
लेकिन उसी दौरान उसी समय 1935 के एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट था उसको बदलकर फेडरल कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के द्वारा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो कुछ है ही नहीं। इसका आंसर है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करे या व्यक्तिगत लोभ के आधार पर काम करे या संविधान में ली गई जो शपथ है, राष्ट्रपति जो अपने अनुसूची 3 के तहत जो शपथ लेता है या अनुच्छेद 60 के तहत जो शपथ लेता है, अगर उस ओथ के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो फिर उसके लिए संसद के किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में उसके लिए महाभियोग लाया जा सकता है और महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ये इसका आधार है कि अगर वो संविधान का अतिक्रमण करे या संविधान के आधार पर काम नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लीगल ऑफिसर, आप जानते हैं अनुच्छेद 76 है ना, मैंने पढ़ाया था। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राज्य का कौन होगा? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। और आर्टिकल 76 की क्लॉज में 1 में था कि प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल फॉर द यूनियन, है ना। आपको जो राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। मैंने ये भी बताया था कि महान्यायवादी का कोई टेन्योर नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। और मैंने यही भी बताया था कि महान्यायवादी की नियुक्ति उस व्यक्ति की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संसद का सदस्य न होते हुए भी किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? आप अनुच्छेद 88 आपको बताया था, 88 आर्टिकल नंबर 88, 76 और 88 हम 3 आर्टिकल बताए थे, 26, 88 और 143। तो संसद का सदस्य महान्यायाधीश नहीं होता है, जबकि हम बताए थे कि ब्रिटेन में जो अटॉर्नी जनरल होता है ब्रिटेन के पार्लियामेंट का पार्ट होता है, अंग होता है। लेकिन भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी वो संसद के बैठक भाग ले सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, संसदीय कमेटियों में भी बैठ सकता है, ठीक है, लेकिन वो मत वोट नहीं दे सकता है। इस प्रकार से इधर के आपको 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब इधर मैं देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को बना सकता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किस आर्टिकल के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया जा सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो हाँ, सही है आंसर आप लोग का। मैं इसका अवधारणा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन आर्टिकल नंबर 312 के आधार पर ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण अनुच्छेद 312। लेकिन 312 सब लोग जानते हैं। अगर कभी पूछ दे
कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 14 पार्ट नंबर 14। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संविधान के भाग 14 में है और भाग 14 में भाग 14 में आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 308 से 323 तक। तो अखिल भारतीय सेवाओं का अनुच्छेद 308 से 23। अब सबसे पहली बार समझिए कि अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन महत्वपूर्ण सेवाएं अभी आईएएस है ना, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस आपको फिर आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएफएस वो नहीं जो विदेश सेवा नहीं, फॉरेन सब जो इंडिया में कहाँ है, फॉरेन है तो इंडिया में कहाँ होगा। तो 3 महत्वपूर्ण सेवा जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये आपको अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इस तरह से अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन अगर करना है तो आर्टिकल नंबर 312 312। अब कैसे होगा सृजन अखिल भारतीय सेवाओं का? तो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण करना है तो इसमें राज्यसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। किस हाउस में लाना पड़ेगा? राज्यसभा में। और संसद के 2/3 बहुमत से इसे पास करना पड़ेगा। संसद के 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, तब जाके अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होगा। दूसरी चीज कि इसकी चर्चा 308 से लेकर 323 ये भाग 14 का विषय है और उसमें 3 तरह की बातें की गई हैं। पहले तो अखिल भारतीय सेवा भी, आईएएस भी अखिल भारतीय सेवा है, आईपीएस भी अखिल भारतीय सेवा है, आईएफएस भी अखिल भारतीय सेवा है। इस तरह से इस ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो इस भाग में भाग 14 में याद रखिएगा कि इसमें चूंकि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा, अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन है, नहीं तो इसके बारे में चर्चा करता अखिल भारतीय सेवा कैसे बनता है, क्या है, कब, कौन, कैसे बना। तो आप यही समझिए कि जो जितने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं वो भाग पार्ट 14 में है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज भी है और पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। इसलिए भाग 14 को चैप्टर नंबर ए, चैप्टर नंबर बी और फिर पार्ट 14 का ए बांटा गया है। चैप्टर नंबर ए में ऑल इंडिया सर्विसेज, उनके वेतन, भत्ते, सैलरी, उनके फंक्शन के बारे में चर्चा है और इसी बीच में 312 जो है इनके ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम की चर्चा करता है। तो वही जब आप इसके 14 के बाद बढ़िएगा पार्ट बी में तो 315 में लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा है जो 315 में लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है और ये 323 तक जाता है। और फिर आगे जाइएगा तो पार्ट 14 में बाद में ए है ना, भाग 14 का ए, जिसमें हम आप देखते हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसमें संविधान को अधिकार दिया गया है कि वो ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल का गठन भी पार्ट 14 के तहत आता है, ट्रिब्यूनल का गठन किया सकता है। और जैसे इसके बाद 23 के बाद 324 में जाइएगा तो हम भाग 15 में पहुंच जाएंगे और 324 से जानते हैं कि वहां से शुरू हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो पार्ट 14 में लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा है, ऑल इंडिया सर्विसेज की चर्चा है। ये पार्ट 14 में, पार्ट 14 कहां से कहां तक है? 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, आगे कौन से सदन में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, मतलब किस हाउस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? कौन सा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता? तो आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। इसका कारण क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को हटाया जाता है, सरकार बर्खास्त हो सकता है, सरकार को उत्तरदायित्व को बांधा जा सकता है। और डायरेक्ट हमारा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 75 में हमने चर्चा किया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो जब लोकसभा के द्वारा ही सरकार चुनी जाएगी और लोकसभा के द्वारा सरकार गिरी जाएगी तो मंत्रिपरिषद सरकार होती है, उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो भी लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएससी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को कौन नियुक्ति करता है? तो लोक लेखा समितियों का ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं करता है। लोक लेखा जब लोकसभा के अंदर की बात है तो लोकसभा के ही लोग करेंगे। और इस तरह से लोक लेखा समिति जिसमें से कुल
22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और इस तरह से लोक लेखा समिति किसी संविधान के अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट्री फंक्शन की बात ये करता है। और लोक लेखा समिति को जो चेयरपर्सन है उसको नियुक्त करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर नियुक्त करेगा। अभी अहिर रंजन चौधरी जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो 1 साल के लिए होता है। लोकसभा का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष एक साल के लिए होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी और एक एस्टिमेट कमेटी है, लोक लेखा समिति और एक प्राक्कलन समिति है, दोनों को जुड़वा वाहन कहते हैं, दोनों को जुड़वा वाहन कहते हैं। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 1 साल की जाती है। और नियुक्ति की परंपरा यह है कि इसके अध्यक्ष पद पर हमेशा विपक्ष पार्टी, अपोजिशन पार्टी के मेंबर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी अहिर रंजन चौधरी है, इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गड़े थे लोक लेखा समिति का। और इस तरह से हर साल बदलते रहता है। ये करंट अफेयर का टॉपिक है। इसका बहुत सारा काम है। संसद में जो रिपोर्ट पेश होती है, वित्तीय फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको ये चेक करता है, काउंटर चेक करता है। और मुख्य रूप से CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करेगा। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो भारत सरकार के वित्तीय रवैये की रिपोर्ट बनाता है, और उस रिपोर्ट को जब लोकसभा में पेश होता है तो लोकसभा में लोक लेखा समिति उस वित्तीय रिपोर्ट को चेक करती है, उसको अपना आकलन करती है, मूल्यांकन करती है। यह लोक लेखा समिति का कार्य है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। तो राष्ट्रपति का अधिकार है, वो लोकसभा में, राज्यसभा में भाषण दे सकता है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 87 है। 86 में कहता है कि वो दोनों सदनों में कोई विशेष सूचना दे सकता है। और अनुच्छेद 87 में कहता है कि राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण दे सकता है। वही 85, 86, 87 तीनों इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, कॉल द सेशन, प्रेसिडेंट कॉल सेशन। तो अनुच्छेद 85 कहता है कि सेशन बुलाता है। और 85 कहता है कि सत्रावसान, प्रोरोगेशन। और 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। 86 है कि संसद के सदनों में किसी चीज को सूचना देने का अधिकार है। 87 में विशेष अभिभाषण है। और इस तरह से 88 बताए महान्यायाधीश से जुड़ा हुआ है। और 89 में चले जाइएगा तो कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का गठन आर्टिकल नंबर 89 में है। राज्यसभा के आर्टिकल 89 नहीं, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है। और 89 में राज्यसभा का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के बारे में चर्चा है। 93 में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा है। और इस तरह से आप पार्लियामेंट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या था कि अभिभाषण करने का अधिकार अनुच्छेद 87 पूछ चुका है क्वेश्चन, पीछे अभी एग्जाम में पूछा था। ये दरोगा के एग्जाम में जो शायद कंज्यूमर ये एग्जाम हुआ था उत्पाद विभाग वाला, उसमें पूछा था किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त करने का मतलब कि राइट रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, अपना रिव्यू करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया उसको रिव्यू करने का अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दिया है तो अपने फैसले को दोबारा उसको चेक कर सकता है, दोबारा फैसला बदल सकता है। तो रिव्यू ऑफ द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के तहत कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जानते 124 में है। अभी जो अपॉइंटमेंट जो बिल आया था वो 24A के तहत आया था। तो 24 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। और बहुत सारी चीजें हैं। 131 में अपील के बारे में, 32 में भी अपील के बारे में है, 34 में भी अपील के बारे में है। तो उस पर नहीं चर्चा करेंगे। बस न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद नंबर 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर रिव्यू ले सकता है। यह 137 में है। संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है तो जान लीजिए आप एक शब्द में कि अमेरिका में जुडिशियल सुपरमेसी है, अमेरिका में जुडिशियल सुपरमेसी है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। और हमने इन दोनों से आगे बढ़कर हमने अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया है। और चूंकि संविधान की व्याख्या अंतिम रूप से वो सुप्रीम कोर्ट करेगा,
फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है सुप्रीम कोर्ट बताएगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सुप्रीम कोर्ट बताएगा, और कोई भी कानून संसद के द्वारा पास किया गया वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है उसके भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इसलिए संविधान का हमारे देश में अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था, तो पहले बता चुके हैं 1935 के अधिनियम में। इंग्लैंड के भारत परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसमें आप लिख लीजिएगा केसी गुप्ता थे और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे जो भारत में भारतीय परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। और इसके साथ साथ ब्रिटिश भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में लाया गया, तो उसका आंसर होगा है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919। धन्यवाद। और फिर एक बार मैं नए क्लास के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए इंतजार करिए और फिर अगले कक्षा में मिलते हैं।